हेलो एवरीबॉडी। आज लॉज ऑफ मोशन में हम रेफरेंस फ्रेम को सीखेंगे। इसमें कुछ स्यूडो फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ये देखेंगे रेफरेंस फ्रेम कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली फोकस हमारा रहेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जहाँ की हमें स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि रेफरेंस फ्रेम होता क्या है, बेसिक्स क्या है। ये जनरल एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम कुछ नया नहीं होता है। टेक इट इजी। आप किसी इवेंट, किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो यू आर द ऑब्जर्वर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहां भी हैं वो स्पेस जो है, वो स्पेस, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब इसमें क्या चीजें जरूरी होता है किसी को स्टडी करने के लिए। रेफरेंस फ्रेम में एटलीस्ट दो चीजें होनी चाहिए। एक तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस से मिलकर जो हम लोग बनाते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो टाइम का मेजरमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए क्लॉक होनी चाहिए जिससे कि उस इवेंट के टाइम को डिफरेंट पोजीशन पर स्टडी किया जा सके। तो बेसिकली दो चीजें हमें रेफरेंस फ्रेम में चाहिए। तो हमने क्या जाना, रेफरेंस फ्रेम वो है जहां से एक ऑब्जर्वर किसी इवेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है। एक बात, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड करने के लिए उसमें हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं और टाइम का मेजरमेंट करते हैं क्लॉक से। अब रेफरेंस फ्रेम कितने तरीके के होते हैं? रेफरेंस फ्रेम होते हैं दो तरीके के। फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड होगा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले हम देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम नाम दिया गया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम जानते हैं फर्स्ट लॉ से कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी रेस्ट में है या वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती है। तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आइदर तो रेस्ट में हो या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक ऐसा फ्रेम, कोई सा भी फ्रेम जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको हमने कह दिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब इसमें हमें दिक्कत नहीं होती है, हम न्यूटन्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूनिवर्स में चलें, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई एक फ्रेम बिल्कुल हमेशा रेस्ट में रहता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता है? ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में आइडियली तो कोई भी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। आप अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, क्या वो रेस्ट में है? नहीं, वो भी एक्सेलरेटेड है यूनिवर्स से। देखिए उससे तो प्रैक्टिकली पर्पस में फिर हम कैसे काम में लेंगे? जनरली तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ को लेके चलते हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे यदि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो उसके एक्सेलरेशन के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो। इन दैट केस हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, जस्ट मान लेते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। लेकिन आइडियली कोई भी फ्रेम यूनिवर्स का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो अब कैसे, किस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, वो जानते हैं। तो इस बात को स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेरी फेमस एग्जांपल। एक एप्पल एक पेड़ से अर्थ की ओर गिर रहा है। ये अर्थ मान लिया हमने, जिसका कि मास है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। हम कुछ फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मास को यहाँ पर डिनोट किया हमने। इस पर एक एप्पल फॉल हो रहा है। मान लेते हैं 0.4 kg का एक एप्पल है, राइट। अब इस 0.4 kg का एप्पल का वेट फाइंड करें, जो कि mg होता है। m तो 0.4 है, g को हम 9.8 ले लें, तो ये आ गया 3.92 न्यूटन का वेट।
तो बेसिकली वेट होता क्या है, एप्पल का वेट वो फोर्स है जो कि अर्थ एप्पल पर अप्लाई कर रहा है, अर्थ एप्पल पर अप्लाई कर रहा है। कितना है ये 3.92, कैसे आया, W इक्वल टू एम जी, एम कितना 0.4, जी कितना है 9.8। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि अर्थ ही एप्पल पर अप्लाई कर रहा है, नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ से एप्पल भी अर्थ को पुल करेगा इतने ही फोर्स से, 3.92 से, राइट। मास है, फोर्स है, तो हम इनका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, फोर्स डिवाइडेड बाय द मास, दोबारा से 0.4 का हम डिवाइड कर दें तो जी के इक्वल आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया एप्पल का एक्सेलरेशन। चलिए अर्थ पर भी फोर्स लग रहा है, इसका भी मास है, तो इसका भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, 3.92 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ 5.98 इंटू 10⁻24 kg, तो ये अप्रॉक्स आता है 6.5 इंटू 10⁻25। अब जरा आप कंसिडर करो 9.8 के कंपेयर में क्या ये नेग्लिजिबल नहीं है अर्थ का एक्सेलरेशन। तो अर्थ से हम किसी चीज को वॉच करते हैं जैसे गिरते हुए एप्पल को, तो अर्थ का एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है, तो हम अर्थ को क्या कंसिडर कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपने देखा है अर्थ को क्यों मानते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ के आसपास जो इवेंट हो रहे हैं, अर्थ का भी अपना एक्सेलरेशन है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के कंपेयर में वो अर्थ का एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। अब जानते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मेन फोकस रहेगा हमारा इस टॉपिक का। सबसे पहले तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेट हो रहा हो, जिसका एक्सेलरेशन हो, यानी कि रेस्ट में नहीं हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट नहीं कर रहा हो, राइट। तो इसका मतलब वो फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ की ये डिमांड होती है कि आइदर रेस्ट में होना चाहिए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डायरेक्टली हम इन फ्रेम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इनको अप्लाई करने के लिए हमें उनमें न्यूटन्स लॉ में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पे, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल की। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, मैंने एक वैन बनाई है और ये ए नॉट एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यदि इसमें एक ऑब्जेक्ट है उस पर न्यूटन्स लॉ लगाने हैं तो हमें उतना ही एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। इससे इस पर एक फोर्स क्रिएट होगा जो कि इसको एक रुके हुए सिस्टम की तरह से तब्दील कर देगा। तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप दोबारा देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले ये डायनेमिक सिस्टम में है ऑब्जेक्ट, ब्लू कलर का जो ब्लॉक है, इसको स्टैटिक सिस्टम में तब्दील करना है, तो हमें इस पर एक फोर्स इंट्रोड्यूस करना होगा। वो फोर्स किसके बराबर होगा, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो निकल कर आएगा एडिशनल फोर्स जो इस पे लगेगा, इसे हम क्या कहेंगे, शूडो फोर्स। तो शूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ ए नॉट के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में, और ये कहलाएगा शूडो फोर्स। तो जब भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ लगाने हैं तो हमें एक शूडो फोर्स को अप्लाई करना होगा, जिसे हम कहते हैं डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अब इस टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले इस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बीकर हमारे पास है जिसमें लिक्विड है जैसे वाटर है, और ए नॉट एक्सेलरेशन से राइट हैंड साइड के अंदर ये मूवमेंट कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो आपका ये बीकर क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब हमें इस वाटर के लेवल का स्ट्रक्चर देखना है किस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि वाटर अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो हमें क्या करना होगा, इसको स्टडी करने के लिए न्यूटन्स लॉ के लिए डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, यानी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन अप्लाई करना होगा दिस वे। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से वाटर ऐसा टिल्टेड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों नहीं सारा वाटर लेफ्ट वॉल की तरफ चला गया।
क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है सॉलिड के साथ में, और फ्री सरफेसेस जो वाटर के ऊपर की लेयर है उन पे फ्रिक्शन कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड लेयर के कंपेयर में कम होता हुआ चला जाएगा। दैट्स वाई उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि हम एक इसको स्टैटिक सिस्टम में चेंज करने के लिए जो स्टडी कर रहे हैं वाटर को, हम उस पर अपोजिट डायरेक्शन में कैंसलेशन लगाएंगे। तो फाइनली आपके ऑप्शंस में होता है 4 स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो दिस वन द करेक्ट क्यू है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक यूट्यूब हमारे पास है जिसमें पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और लेवल आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट आर्म दोनों में इक्वल है। अब इसको एस्लेट करवाएं। फिर हमसे पूछा जाता है किस आर्म में लिक्विड राइज करेगा और किस में फॉल करेगा। तो होगा क्या, सबसे पहले हम ए नॉट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करें तो लेफ्ट आर्म में जो लिक्विड है वो राइट के कंपेयर में ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन लिक्विड का हो गया राइट टू लेफ्ट। तो राइट आर्म में लिक्विड फॉल करेगा, तो लेफ्ट में क्या हो गया, राइज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक वैन हमारे पास है जो कि लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रही है, जिसका क्या एक्सेलरेशन है ए नॉट। इसमें एक पेंडुलम सस्पेंड है, तो उस पेंडुलम पर एक सूडो एक्सेलरेशन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमसे ये पूछा जाता है कि ये पेंडुलम लेफ्ट में टिल्ट होगा कि राइट में। इसी जगह पर एक दूसरी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंडुलम को एक हैंगर पर सस्पेंड कर दिया, और हैंगर है वेल्डेड इस वैन के साथ में, जो कि ए नॉट एक्सेलरेशन से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। अनडाउटली सिमिलर होगा इसी की तरह से, इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो एक्सेलरेशन काम करेगा। तो इससे होगा क्या, ये आप खुद बताइए, पेंडुलम लेफ्ट की तरफ टिल्ट होगा कि राइट की तरफ, इस ए नॉट एक्सेलरेशन के कारण अनडाउटली लेफ्ट की तरफ ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार एक्सेलरेटेड वैन पर एक पर्सन है, राइट, और उसके हाथ में है एक सिंपल पेंडुलम, और वैन एक्सेलरेट हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर अब इससे पूछा जाता है कि ये पेंडुलम लेफ्ट में जाएगा राइट में। सबसे पहले तो वैन के कांटेक्ट में कौन है, पर्सन, तो इस पर लगेगा एक सूडो एक्सेलरेशन। वो क्या हो गया, अपोजिट टू द जो वैन पे लग रहा है, राइट। अब पर्सन के कांटेक्ट में कौन है, सिंपल पेंडुलम। अब इस ए नॉट के बराबर ही और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस और एक ए नॉट एक्सेलरेशन लगेगा, तो पेंडुलम लेफ्ट में टिल्ट होगा कि राइट में, अनडाउटली इस बार राइट में जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बीकर में लिक्विड भरा हुआ है, से वाटर, और ये नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस कैरी द मीनिंग कि पेंडुलम के मोशन को रेजिस्ट नहीं करेगा, ये रोकेगा नहीं, राइट। इस पानी में एक कॉर्क है, और कॉर्क से सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है, और ये बीकर ए नॉट एक्सेलरेशन से लेफ्ट से राइट में जा रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए इस बीकर के कांटेक्ट में कौन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के कांटेक्ट में कौन है, वाटर। तो सबसे पहले इसके बराबर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वाटर पर अपोजिट यानी सूडो एक्सेलरेशन लगेगा पानी पर, दिस वे, राइट। अब पानी के कांटेक्ट में कौन है, सबसे पहले कॉर्क, फिर कॉर्क पर इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि राइट की तरफ एक ए नॉट एक्सेलरेशन काम करेगा। अब कॉर्क के कांटेक्ट में कौन है, ये सिंपल पेंडुलम। तो कॉर्क पर जितना भी एक्सेलरेशन है उतना ही एक्सेलरेशन न्यूमेरिकली बट अपोजिट डायरेक्शन में इस पेंडुलम पर काम करेगा, दिस वे। तो पेंडुलम लेफ्ट में टिल्ट होगा कि राइट में, अनडाउटली लेफ्ट की तरफ, राइट। क्लियर। कैसे आंसर फाइंड किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एक बीकर में पानी, और वो बीकर है एक वेज पर, इंक्लाइन प्लेन पर, और ये बीकर एक्सेलरेट है यानी कि ये स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस वे, राइट। थोड़ी देर के लिए, एक इंस्टेंट के लिए रोक कर देखिए क्या लिक्विड का ये फ्री जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी देर के लिए इस बीकर को रोक कर देखें, ऑफ कोर्स अनडाउटली। अब अगर ये नॉट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है तो ए नॉट एक्सेलरेशन ही पानी पर अपवर्ड लगने वाला है, दिस वे। तो ये पानी के लेवल जो टिल्टेड था इसको सही कर देगा, आया ना, इस तरीके से। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्यूब है हमारे पास में, और आप देख सकते हैं इसमें 3 आर्म्स है,
लेफ्ट वाला थोड़ा पास में है, राइट वाला थोड़ा दूर है। डायमेंशन भी दिखाई हैं, ये 12 है और ये एल है आपका, और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब हमसे पूछा जाता है कि लेफ्ट आर्म में राइज करेगा कि राइट में। तो सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आल्सो ए काइंड ऑफ द सूडो फोर्स, जिसका कि अमाउंट सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होता है। तो एक ही तरफ ये जो फोर्स सूडो फोर्स लग रहा है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं, वही एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो गया एल। बी की बात करें हम, तो बी पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, एम ओमेगा स्क्वायर और कितना 2L। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सूडो फोर्सेस काम कर रहा है। तो ये मोशन देगा इस लिक्विड को इन आर्म्स में, ए और बी में। उनकी वजह से नॉट ओनली इन ए बट ऑल्सो ऑन बी, दोनों में लिक्विड राइज कर जाएगा। यस और नो, इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि रेफरेंस फ्रेम का मीनिंग क्या होता है, और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे होते हैं। बेसिक्स जाना, बेसिक क्वेश्चंस देखे हमने, सूडो फोर्सेस क्या होता है और उसे कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे बनती है और उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखने जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।